Hello friends, I am Sumit. In this video, I'm going to discuss about मैं थालविक प्रिंसिपल या थालविक डॉक्ट्रिन के बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। और मुझे अधिकतर ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखना पसंद वीलॉग्स देखना पसंद है। तो मैं कुछ देर पहले एक वीलॉग देख रहा था एक नॉन ट्रैवलर का। तो नीरज सर गुजरात गए हुए हैं आज के दिनों में आजकल। तो अभी वो लखपत फोर्ट के पास थे, तो उन्होंने क्रीक का जिक्र किया। तो मुझे लगा कि मुझे इस डॉक्ट्रिन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आए साल हम खबर सुनते हैं कि हमारे कुछ मछुआरे या पाकिस्तान के कुछ मछुआरों को हमने अरेस्ट कर लिया या हमारे मछुआरों को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया। और ये सिर्फ आपके भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं, आप देखोगे कुछ दिन पहले की खबर है कि हमारे कुछ मछुआरे दोबारा से श्रीलंकन टेरिटरी मैरीटाइम टेरिटरी में चले गए थे और उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था। तो ये होता ही रहता है जब आपके मैरीटाइम बॉर्डर वेल डेमार्केटेड नहीं होते हैं, या फिर और भी कारण लगा लो। फिशरमैन को क्या होता है कि उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि किस पॉइंट पे उनको अपने आप को रोकना है, और वो फिश हार्वेस्टिंग के क्वेस्ट में वो कई बार टेरिटरी को ट्रेसपास कर जाते हैं और वो फिर अरेस्ट किए जाते हैं और उनकी जो बोट्स हैं वो इम्पाउंड हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो पहले मैं बता दूं क्रीक होता क्या है। तो क्रीक बेसिकली, मेरे को तो एस्चुरी और क्रीक में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। मैंने चेक भी करने की कोशिश करी ऑनलाइन, मुझे दोनों सिमिलर ही दिखे, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा, जब भी तो टर्मिनोलॉजी अलग है दोनों की। तो एस्चुरी तो हम सबको पता है कि एस्चुरी एक वो वाटर चैनल होता है अच्छा खासा बड़ा, जिसके अंदर सी वाटर फ्लो करता है इनसाइड। और डेल्टा में क्या होता है कि आपका जो आपकी जो रिवर है वो आपकी बाहर जाकर मिनरल्स को या जो मड है उसको डिपॉजिट कर देती है। तो बेसिकली वो बाहर जाके वो बेसिकली रिवर आपका रिवर जो मटेरियल है वो बाहर जाके डिपॉजिट होता है। और एस्चुरी में उल्टा होता है कि सी वाटर लैंड की तरफ अंदर तक आ जाता है। लेकिन जो क्रीक होता है वो बेसिकली मोर और लेस एस्चुरी जैसा ही होता है। आई थिंक ये शायद से ज़्यादा नैरोवर होता होगा, इसलिए उसको क्रीक बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि गुजरात के जो दो पेनिनसुला हैं, एक कच्छ पेनिनसुला है, एक कठियावाड़ पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब है कि आपके लैंड का कोई ऐसा पोर्शन जो ओशन की तरफ पोर्ट्रूड कर रहा है। जैसे कि पूरे इंडिया को भी अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन में ऐसे पोर्ट्रूड कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि पूरा इंडिया भी एक पेनिनसुला है, जो जो ये आपका पोर्शन है। तो इसी तरीके से आप गुजरात के देखोगे दो हिस्से जो हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा कच्छ और एक नीचे वाला कठियावाड़। तो ये दोनों पेनिनसुला हैं। तो हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो वेल डिफाइंड नहीं है गुजरात के पाकिस्तान के साथ। इनफैक्ट लैंड बॉर्डर भी पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। आप देखोगे जो जम्मू से आपका ऊपर वाला इलाका है जो नॉर्थ आपके वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, मतलब आपके साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, जो एलओसी का इलाका है वो भी अनडिफाइंड है। पंजाब में वो डिफाइंड है, उसको इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इसी तरीके से आप थोड़ा नीचे आओगे, मैरीटाइम बॉर्डर वेल डिफाइंड नहीं है। और मैरीटाइम बॉर्डर हमारा सिर्फ वेस्टर्न पोर्शन पर पाकिस्तान के साथ ही लगता है, और वहाँ पर भी सिर्फ कच्छ वाले रीजन में। तो दोनों कंट्रीज़ में ये इशू अभी तक अनरिजॉल्व है। पाकिस्तान का क्लेम है कि भाई ये जो आपकी क्रीक है, क्रीक ये जो वाटर चैनल है, जो बेसिकली क्या है ना, पहले इंडस नदी तो भाई मेजर रिवर है, तो वो डेल्टा बनाती है। तो जब वो डेल्टा बनाती है तो उसकी अपनी अपनी वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, छोटी छोटी, उसमें से छोटी कह लो या बड़ी कह लो। जब वो डेल्टा बनाते हैं तो उसकी वो छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं, तो उसकी जो स्ट्रीम्स है वो डिवाइड हो जाती हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोल देते हैं। तो उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी क्रीक है। तो हालांकि आप देखोगे वैसे तो वो काफ़ी वेस्टर्न में अपना डेल्टा बनाती है आपकी ये इंडस, लेकिन समय के साथ उसका कोर्स बदलता रहा है, तो उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी क्रीक भी है, आप ये कह सकते हो। तो पाकिस्तान का एक क्लेम है कि भाई ये क्रीक जो है यही हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर होना चाहिए। और उनका ये मानना है कि ये जो क्रीक का जो सबसे ईस्टर्न पोर्शन है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में डेमार्केशन लाइन होनी चाहिए, दोनों के बीच में वो बॉर्डर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो ईस्टर्न पोर्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि उनका लैंड ज़्यादा, मतलब उनका जो बॉर्डर है वो ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंड होता है। लेकिन इंडिया चाहेगा कि वो वेस्टवर्ड हो। तो इंडिया का कहना है कि जो डेमार्केशन लाइन है वो होनी चाहिए इस क्रीक के मिडिल वाला पोर्शन। तो पाकिस्तान का क्लेम यह है कि 1914 में जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, जब ये एक ही रीजन था, ये पूरा सब ये पाकिस्तान इंडिया,
तो उनका ये कहना है कि उस वक्त जो सिंध की लोकल जो सिंध की स्टेट गवर्नमेंट थी जो उसके बीच में, और आपकी ये जो कच्छ के जो राजा महाराजा थे, ये शायद से प्रिंसली स्टेट रही होगी, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अगर गलत हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट। तो राव महाराजा ऑफ कच्छ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच में एग्रीमेंट, एक रेजोल्यूशन साइन हुआ था 1914 में, और उस रेजोल्यूशन के तहत उसमें पैराग्राफ 9 और 10 की इंटरप्रिटेशन अगर की जाए तो उससे ये पता लगता है कि उस वक्त जो डेमार्केशन डिसाइड हुई थी दोनों रीजन के बीच में अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पर 1914 में, वो क्रीक के ईस्टर्न पोर्शन के हिसाब से हुई थी, जो पाकिस्तान चाहता है अभी। लेकिन इंडिया इसका विरोध करता है और कहता है कि नहीं, आप देखोगे कि हमने 1920s में 1930s में कुछ पिलर्स भी हमने इंस्टॉल किए हैं मिडिल पोर्शन में इस वाटर चैनल के, तो वो जो है डेमार्केशन होना चाहिए। और इंडिया ये भी बोलता है कि ये जो हमारा क्लेम है, दिस इज़ वेरी मच इन अलाइनमेंट विथ थालवे डॉक्ट्रिन। तो इंडिया ये कहता है कि जो उनका क्लेम है कि ये बीच में होना चाहिए, वाटर चैनल के बीच में जो है डेमार्केशन होनी चाहिए, बीच वाला हिस्सा बेसिकली सिंध की रीजन को और इंडिया के कच्छ रीजन को डिवाइड करना चाहिए, बेसिकली वो मैरीटाइम बॉर्डर होना चाहिए। वो इंडिया कहता है कि वो थालवे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन के बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। तो थालवे डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? थालवेग बेसिकली होता क्या है? तो थालवेग होता है किसी भी वाटर चैनल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन। तो अगर मान लीजिए कोई वैली में अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है तो उसका लोएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन क्या होगा, आप ही बताइए मुझे, ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए। दैट वुड बी द मिडिल पॉइंट, क्योंकि जो रिवर होगी वो इरोजन भी करेगी दोनों तरफ से, लैटरल इरोजन भी होगा, वर्टिकल इरोजन भी होगा, तो फाइनली एक नीचे जाके सेटल होगा पानी। तो ग्रेविटी की वजह से वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन तो मिडिल पोर्शन होगा उस वाटर चैनल का। तो थालवे डॉक्ट्रिन बोलता है जब भी दो कंट्रीज ऐसे किसी पॉइंट पर आए जहाँ पे वो वाटर मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, तो दिस शुड बी वन बेंचमार्क, सॉरी दिस शुड बी वन टच स्टोन ऑन विच ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन रिजॉल्व दिस इशू। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इंडिया कहते हैं कि देखो, हम तो थालवेग जो एक इंटरनेशनल लॉ जिसको मानता है, उस थालवेग डॉक्ट्रिन या उस थालवेग रूल के अकॉर्डिंग भी हम सही चीज़ क्लेम कर रहे हैं। तो ये अभी एक अनरिजॉल्व इशू है, इसी बारे में बात करना था। और अक्सर हर साल हम न्यूज़ सुनते हैं कि हमारे कुछ फिशरमैन वहाँ अपनी उस टेरिटरी को क्रॉस कर ट्रेसपास करके वहाँ चले जाते हैं फिश हार्वेस्टिंग की वजह से, और वो अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये इशू अनरिजॉल्व है। और ये सर क्रीक, इसका नाम सर इसलिए पड़ा क्योंकि ये पहले एक बाणगंगा के नाम से जानी जाती थी, और बाद में ऐसा सुनने में आया है कि ये ब्रिटिश कोई रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश राज में, उनके बेसिस पर इसका नाम इसको रीनेम किया गया है सर क्रीक। तो ये एक छोटा सा मुझे लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।